Hi guys, very good morning again and now we are talking about the Iron Heart Season 1 Episode 5th जिसकी शुरुआत में मौत का फरमान जारी हो गया था पार्कर रॉबिन्स के हाथों फॉर रीरी विलियम्स। तो अब उसकी सिटी बिटी गुल होने ही वाली है, जहां पर वो तो थी कहीं और सूट कहीं बैठा था छत पर, जहां पर नेटली खुद को और एनहेंस करने के बारे में सोच रही थी कि तभी एक मैग्नेटिक डंडा आकर के उसके घुस जाता है। मतलब कि उस डंडे के थ्रू उसे एक ट्रक में कैद कर दिया जाता है और ये प्लान था स्लग का। वहीं दूसरी तरफ हम रीरी विलियम्स को देख पाते हैं जो कि इस वक्त जेल्मा के साथ बैठ करके फ्रेंच फ्राइज खा रही थी, वो भी केचप के साथ में। पता नहीं केचप था या फिर शेजवान चटनी। वेल, आपको क्या पसंद है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जेल्मा का पूछना था कि आखिर तुम्हारी प्रोसेस कहां तक पहुंची, जिस पर रीरी बताती है कि फिलहाल के लिए तो मैं जितने सोर्सेस ट्राई कर सकती थी, जलवायु, अग्नि, धरती और बायोकेमिकल थिंग्स, तो मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ ट्राई कर लिया, बट हुड है कि नष्ट होने का नाम नहीं ले रहा। ये जरूर काले जादू की पैदाइश है, इसे जादू से ही नष्ट करना पड़ेगा। जहां पर जेल्मा कहती है कि ठीक है, इस काम में मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं। अब जहां पर एक दूसरे की डील हुई ही थी कि तभी यहां पर पहुंच जाती है टुच्चे टपोरियों की टीम, जिनके अंदर थी ब्लड सिबलिंग रोज और इसी के साथ में दी पायरो कंडक्टर क्लोन। तो यहाँ पर इनके बीच में अच्छी खासी फाइट आती है। अब ये जो फाइट थी ये मुझे बहुत ही ज्यादा बचकानी फाइट लगी, क्योंकि अगर इन्हें डायरेक्टली रीरी को खत्म करने का ऑर्डर मिला था तो सीधा टेबल के नीचे एक बम फेंक देते और 2 सेकंड में वो फट जाता, मगर ऐसा इनको करना नहीं था। ये आराम से बातचीत कर रहे हैं, छिप रहे हैं छोटी सी जगह पर ही, एक दूसरे को मुक्के मार रहे हैं। भाई चाकू लो ना यार, चाकू डाल के सीधा काम खत्म करो, लेकिन नहीं। तो कुल मिलाकर के इस बचकानी फाइट से बचने के लिए रीरी विलियम्स काफी सारे हथकंडे आजमाती है, जैसे कि एक हाइड्रोलिक पंप में एक फायर एक्सटिंग्विशर देकर मार देती है इन सबको, और फिर इन्हें कैद करने के लिए एक एयर बबल बना देती है जिससे कि खुद बच पाए। जब वहां क्लोन आती है तो उसके ऊपर काफी सारे बम फोड़ती है, उसे भी वो एक्सटिंग्विशर से जो है ठोक ठाक देती है, और कुल मिलाकर के कैसे तैसे इन फुद्दुओं से अपनी जान बचा करके भग लेती है। इसी बीच जो ट्रक के अंदर अपना सूट कैद था वो अपने आप को आजाद करवा करके सीधा रीरी के पास पहुंचकर दोनों कंबाइंड हो जाते हैं। और यहाँ पर एक मस्त सीन था जहाँ पर एक सुपर हीरोइक एंट्री के साथ में मुक्का दे मारती है रीरी विलियम्स धरती में, और यहाँ स्लग का ट्रक उल्टा हो जाता है। ऐसा ही एक सीन मूवी द हैनकॉक में भी था, तो वो भी बड़ा सिमिलर सा सीन लगा मुझे। खैर, स्लग के टायर पंचर हो जाते हैं, उसके दिमाग के सारे स्क्रू ढीले हो जाते हैं। अब यहाँ पर रीरी को लग रहा था कि वो बच जाएगी, लेकिन तभी उसका मुकाबला करने के लिए यहाँ पहुंच जाता है ज़ीक स्टेन, या फिर कहेंगे एजिकल स्टेन। रीरी उसे यहाँ से जाने के बारे में कहती है कि गुंडों का हमला होने वाला है, तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए, आखिर तुम यहाँ पर पहुंचे कैसे। जबकि ज़ीक का बताना था कि यहाँ पर इन्हें मैं ही लेकर के आया हूँ और मुझे तुम्हें खत्म करने का काम मिला है। अब इन दोनों के बीच में जो फाइट आती है वो मुझे बढ़िया लगी। ऐसा लग रहा था मानो जैसे स्टेपन वुल्फ और साइबॉर्ग के बीच में धमाधम फाइट हो रही है। अब जिन लोगों को ये नहीं पता तो DCEU वाली सीरीज को मेरी जरूर चेकआउट करिएगा, मालूम चल जाएगा ये दोनों कौन धुरंधर है। अब यहाँ पर काम तो उसे मिला था रीरी विलियम्स का सर लाने का, यानी कि उसे जान से खत्म कर देने का, लेकिन रीरी उसे कहती है कि हम एक अच्छे दोस्त थे और तुम्हारी जो पैदाइश हुई है वो किसी को जान से मारने के लिए नहीं बल्कि कुछ क्रिएट करने के लिए हुई है, तुम प्लीज जान मत लो मेरी। और वो प्लीज सुन के मान भी जाता है। मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला होता तो मैं सीधा ठोक देता, सीधा जॉन विक की तरह, क्योंकि उनका काम है सीधी बात, नो बकवास, तो वैसा ही कुछ। लेकिन यहाँ पर वो भाई साहब इसे छोड़ करके चल जाता है और बोलता है कि इस जगह से जितना ज्यादा दूर जा सको चले जाना, क्योंकि पार्कर तुम्हारे पीछे आ रहा है। लेकिन ये सारी चीजें दूर खड़ी क्लोन देख लेती है। घर आने पर वो बहुत ज्यादा टूटी फूटी हो रही थी। मम्मी कहती है कि भैया तेरे को मारा किसने, मुझे बता। जैसे कि हमारी मम्मियां करती है कि जब हमें क्रिकेट के अंदर बॉल पड़ जाती है तो नीचे की टीम मेंबर्स को गाली बकने के लिए मम्मी ही आती है, तो वैसे ही कुछ मम्मी ने बोला। लेकिन रीरी कहती है कि नहीं, ये छोटा मामला नहीं है, ये बहुत ज्यादा बड़ा मामला है और इस वक्त आप, मैं और हमारे करीबी लोग बहुत ज्यादा खतरे में है, तो इस वक्त इस जगह को छोड़ देना सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन उसकी मम्मी उसे हौसला अफजाई करती है, पता नहीं क्यों। तब जाकर के रीरी का माइंड चेंज हो जाता है और वो कहती है कि यस, आई एम द गर्ल फ्रॉम द सिटी, यानी कि मेरे अंदर है पावर और मैं करूंगी इनका सामना। मैं बच करके नहीं भागूंगी, क्योंकि भागूंगी तो ये लोग फिर से पीछे आएंगे, तो मैं इनको खत्म करूंगी, मगर मेरे पास है ही क्या लड़ने के लिए। तो मम्मी जी कहती है कि नहीं, तेरे पास तेरे पापा की गैराज है, तू वहां चल मेरे साथ। तो ये लोग दोनों के दोनों वहां चले जाते हैं। अब यहाँ पर गैराज जो कि पुरानी यादों से भरा हुआ था और सूट जो कि पूरा उस फाइट में तबाह हो गया था, तो रीरी सिर्फ और सिर्फ उस प्रोजेक्टर को अपने घर ले आई थी जिसमें AI इनबिल्ट था। तो अब यहाँ पर AI जो है वो यहाँ पर हम सभी का टाइम वेस्ट करने की कोशिश करता है, मतलब कि सीरीज को खींचने की। तो कोई बात नहीं, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, सीधा पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा आपको। तो जहाँ टाइट सीन, टाइट सीरियस स्टोरी लाइन चल रही थी, वहीं पर माँ बेटे का जो पुराना रिश्ता होता है वो दिखा दिया जाता है कि कैसे बचपन में रीरी अपने फादर के साथ मिलकर के गाड़ियां ठीक करती थी, गाड़ी बनाती थी, ये दोनों डांस करने लग जाते हैं। मतलब कहाँ एकदम एक्सट्रीम फाइट वाला भयंकर सीन चल रहा है और कहाँ बच्चे जो है डांस कर रहे हैं। तो ठीक है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें तो देखने के लिए कंटेंट मिल
मिल रहा है। कोई बुरी बात नहीं है, इसमें दिखाना भी चाहिए, थोड़ा सा कैरेक्टराइजेशन बिल्डअप होना भी जरूरी है। तो यहाँ पर दिखाया ये जाता है कि एआई में इतनी ताकत है कि उसने दिमाग को जब रीरी के फुल्ली एनालाइज किया था, एलिब्रेट किया था, तो पुरानी यादें भी वो उसमें झांक करके देख सकती थी और दिखा सकती थी। दोनों ही चीजें पॉसिबल थी। तो यहाँ पर रीरी अपने फादर की कार, फादर को देख करके बहुत ज्यादा खुश होती है, यानी कि गैरी को, और उसकी माँ कहती है कि मैंने जो कार तुम्हारे फादर ने बनवाई थी वो बेची नहीं है, वो अभी भी खरीद करके वापस साइड में रख दी है। उस कार को देख करके रीरी के मन में थोड़े से अरमान जाग जाते हैं कि हाँ, मैं इस कार की मदद से अपना सूट बना सकती हूँ। वहीं दूसरी तरफ जीक पहुंचा होता है इनके खास अड्डे पर। तो पार्कर का पूछना था कि भाई जो काम दिया गया था वो खत्म कर दिया तूने, जहाँ पर वो झूठ बोल देता है कि हाँ मैंने तो मार दिया। इस बात की पुष्टि करवाने के लिए जीक पूछता है क्लोन को कि क्या सच बोल रहा है, तो क्लोन बोलती है कि नहीं ये तो झूठ बोल रहा है, और वो इस बात को इस तरीके से घुमाती है कि हाँ उसने इसे मारा, जमीन में गाड़ दिया, चीथड़े फाड़ दिए, ऊपर से नीचे तक कर दिया। जहाँ पर पार्कर बोलता है कि हाँ ये स्टोरी आया ना सुनने में मजा, जैसे मैं आपको सुनाता हूँ। तो कुल मिलाकर के पार्कर खुश हो गया था इस बात से अनजान कि रीरी विलियम्स अभी भी जिंदा है, मगर कहीं ना कहीं उसे जीक पर थोड़ा बहुत शक हो रहा था। जीक कहता है कि देखो हमारे बीच में डील हुई थी कि मैं तुम्हारे एक दुश्मन को खत्म करूंगा, उसके बाद तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते, जिस पर पार्कर का बताना था कि देखो मेरे पास तुम्हारे लिए एक डील और है, एक प्रोजेक्ट मैं करने वाला हूँ जिसके अंदर मुझे एक टेक एक्सपर्ट की जरूरत है और तुमसे बेहतर कौन ही हो सकता है। मगर जीक उसकी ना बात मान करके वहां से निकल जाता है। वहीं सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग, और यहाँ पर हम रीरी को देख पाते हैं जो कि एआई असिस्टेंट कॉल्ड नेटली के साथ मिलकर के मम्मी की हेल्प से बना डालती है अपने सूट को। मतलब मम्मी लेकर के आती है कुछ और कबाड़ से सामान जिसके थ्रू इस सूट को पूरा किया जाएगा। और अब तो इनकी टीम मेंबर में एक पर्सन और ज्वाइन हो गया था, वो था नौजवान बाका। लैंडन करता तो कुछ था नहीं, खाली बकचोदी के अलावा। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है अगेन उस रसोई में, मतलब कि सेकंड वाले फ्लोर पर जहां इनका टीम अप होता है सीक्रेट अड्डा। तो पार्कर का बताना था कि जो थर्ड प्रोग्राम है, मतलब कि जो थर्ड हमारा प्रोजेक्ट है वो बहुत ज्यादा कठिन है और हम सबको बहुत ज्यादा फोकस होकर के काम करना पड़ेगा। लेकिन इस बीच क्या होता है कि क्लोन ने एक रात पहले स्लग से ऑटोप्सी रिपोर्ट निकलवा ली थी रैम्पेज की कि आखिर वो मरा कैसे। बताया गया था कि वो ड्रग्स के ओवरडोज से मरा, लेकिन वो तो कभी ड्रग्स करता ही नहीं था, यानी कि उसे किसी और ने मारा और वो काम है हमारे पार्कर रॉबिन्स भैया का। पार्कर को आ जाता है गुस्सा, वो क्लोन को सुनाने लगता है, जहाँ पर बाकी टीम मेंबर्स भी कहते हैं कि कहाँ गया तुम्हारे फैमिली का ढोंग जो तुम हमें अपना बोला करते थे, इस हिसाब से तो फिर हमें भी तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहिए। जहाँ पर गुस्से में आया पार्कर बोल देता है कि निकलो फुटो यहाँ से बैठ के, भाइयों कोई जरूरत नहीं मुझे तुम्हारी, पहली फुर्सत में निकलो और अब जो भी काम होगा वो मैं खुद करूंगा। मीनवाइल यहाँ गैराज में इन सभी को कॉफी पिलाने का काम जेवियर भैया करते हैं और इसी बीच इन दोनों की अलग ही लव स्टोरी भी चलती दिखाई पड़ती है, कहानी को थोड़ा लाइट बनाने के लिए, कलरफुल बनाने के लिए। तो लव स्टोरी से अपने को क्या मतलब है, अपने को तो धूम धड़ाम चाहिए। जहाँ पर इनकी मदद करने के लिए अब आ गई थी जल्मा, जो कि अपने ज़ैलम 7 मतलब कि पुराने वाली जादू की ताकत यानी कि वांडा विजन और एगाथा हार्कनेस वाली ताकतों को मिला करके उसका बनवा डालती है एक ऐसा गैजेट जो कि सामने आए दुश्मन के चीथड़े फाड़ सके, जिस पर प्रैक्टिस भी करने शुरू कर देती है अपनी रीरी विलियम्स। और इनकी एक अच्छी टीम अप हो जाती है। जहां एक तरफ सूट का बनने का काम चल रहा था, वहीं पर जीक पहुंचा होता है अपने घर पर कुछ पुराना सामान लेने के लिए, मगर हैदर चिल्लाने लगती है और बोलती है कि तुम साले चोर गुंडे लुटेरे फिर से आ गए मेरे फूलों को नुकसान पहुंचाने के लिए, तुम्हें तो इस वक्त यहाँ से निकाल देना चाहिए, आतंकवादी घोषित कर देना चाहिए। इन सारी बातों को सुनकर के जीक का हो जाता है दिमाग खराब और वो बोलता है तेरी तो आज मैं बज्जी लूंगा। और तभी जब वो उसे मारने के लिए पहुंचता है कि उसकी पावर्स ही काम नहीं करती। पीछे से आई कार में बैठ करके निकलता है अपना पार्कर भैया और बताता है कि तुम्हारी जो बॉडी है उसका हर एक सेल मेरे कंट्रोल में है, जैसा मैं चाहूंगा काम वो सिर्फ वैसा ही होगा। अगर मैं कहूंगा उठो कूदो भागो नाचो कुछ करो तो तुम सिर्फ वही करोगे। और अब हमें एक खास काम के लिए निकलना है तो सीधा गाड़ी में बैठ जाओ। गाड़ी में बैठने के बाद ये लोग पहुंच जाते हैं एक शानदार बंगले के सामने और जितने भी गार्ड्स होते हैं ये दोनों ही अपनी पावर्स के साथ उन गार्ड्स को धूल चटाते जाते हैं, एज वेल एज जैसे कि पार्कर के पास गोलियों को शिफ्ट करके उड़ा देने की ताकत, जैसे कि अपने योंडू के पास जो एक खास एरो था ना वैसा टाइप सा। बेचारा योंडू भी मारा गया यार गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में, स्टार लॉर्ड का पापा मतलब सेकंड हैंड पापा। और पापा से याद आया तो बता दूं कि यहाँ पर जो अपने पार्कर भैया थे उनका दुश्मन और कोई नहीं बल्कि उसका पापा ही था। और वो अपने पापा को कहता है कि कर दो साइन सारी प्रॉपर्टी पर, आज के बाद सभी पर मेरा हक है। अब इस गधे को
मैं एक सवाल पूछना चाहता ये हूँ कि एक बाप के मर जाने के बाद में प्रॉपर्टी किसकी होती है? नॉर्मली लीगली तो उसके बेटे की ही होती है। तो ये अखंड झंड करवाने के पीछे का रीजन क्या था? सीधा जाके मांग लेता, वो बाप वैसे ही दे देता। लेकिन नहीं, हमको तो 3 अलग अलग चोरियां करके उनकी कंपनी में शेयर्स चाहिए ताकि इनकी मेन कंपनी में हम बड़े हिस्सेदार बन जाए और फिर ये कंपनी का सारा माल पानी मेरे हाथों हो। तो स्टोरी यहाँ पर मुझे थोड़ी सी वीक राइटिंग लगी और पिताजी भी हैं, वो कुछ नहीं कहते, सीधा उसको साइन करवा करके निकल जाते हैं। और हम व्यूअर्स को ये बात मालूम चलती है कि जब पार्कर मात्र 12 साल का था तब उसके फादर ने अपने बच्चे की परवरिश की जगह पैसा कमाने का रास्ता चूज किया और इसी वजह से पार्कर को अपने फादर पर बहुत ज्यादा गुस्सा था और आज उसने अपने बाप से वो सारी की सारी चीजें, जायदाद, पूरा फैक्ट्री वगैरह सब कुछ ले लिया और बाप को यहाँ से चलता कर दिया। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है इस स्टोरी के सबसे बेस्ट पार्ट पर, जहां अब रेडी हो चला था आयरन हार्ट का नया सूट, बोले तो रिरी विलियम्स की एक न्यू क्रिएशन, जहां उसके पास एक मजबूत और तेज डिवाइस तो था ही, मगर अब इन्फिनाइट पावर के लिए जेल्मा ने उसके अंदर काला जादू भी इनपुट कर दिया था। और यहीं से ही शुरुआत होने वाली थी एक बड़ी जंग की। लेकिन एक गड़बड़ हो जाती है, जैसे ही काला जादू सूट में एंटर करता है कि तभी एआई करप्ट हो जाता है और नेटली मारी जाती है। और इसी के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। सो गाइस, आपको एपिसोड कैसा लगा प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और यार कमेंट करके बताना जरूर, क्योंकि क्या होता है ना कि सीधी सीधी स्टोरी सुनाते हैं तो बोरिंग सा फील होता है। थोड़ी सी कॉमेडी करते हैं, अलग हंसी भी आती है, थोड़े से सेंटिमेंटल्स भी ऐड हो जाते हैं, दिमाग 2-3 चीजों पर और भी लगने लगता है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन तो और भी लोग करते हैं लेकिन फिर उनमें अपने में डिफरेंस क्या रह जाएगा। तो पसंद आया तो बहुत अच्छी बात है और नहीं पसंद आया तो फिर आप अपनी ऐसी तैसी करवाइए, क्योंकि मैं तो देखो ऐसा ही रहने वाला हूँ। वैसे भी घर परिवार समाज ने ऑलरेडी इतना डिप्रेस करके रख दिया है कि अपनी खुन्नस कहाँ निकालूं, तो मुझे यही जगह मिलती है बकवास करने की, तो कर देता हूँ। चलो यार, बहुत ज्यादा बातें हो गई, एपिसोड खत्म हो गया क्या? काली स्क्रीन के पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाऊं क्या? मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।